एक तरफ दिल्ली मुंबई जैसा चमचमाता एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ बनता हुआ देश में पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोनों ही प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया जा रहा है। और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। ऐसे ही देश में बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट है जिनको बिल्ड किया जा रहा है या फिर उनको बिल्ड करने की प्लानिंग है। लेकिन सवाल ये है कि सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। आज से 20 से 25 साल पहले जब चाइना की स्थिति भारत जैसी थी, तो उस टाइम चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ से खर्चा कर दिया अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। क्या भारत चाइना की तरह कर सकता है? हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रा प्रोजेक्ट को बिल्ड करे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सरकारों के पास पैसे लिमिटेड होते हैं और इतने बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कई लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का राज खोलेंगे, पुरानी सरकार से लेकर अब तक। इसके बाद हम चाइना के मॉडल को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया चाइना का मॉडल अपना सकता है। सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ये कुछ भारत के मेगा सिटीज हैं और इन्हें सपोर्ट करने के लिए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो नेटवर्क और एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट चाहिए। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर के कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। इन सब के लिए सिर्फ एनुअल बजट काफी नहीं होगा। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक अगर भारत को 2023 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, तो हमें 2.2 ट्रिलियन डॉलर का अमाउंट खर्च करना पड़ेगा अगले 5 सालों में अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। 2.2 ट्रिलियन डॉलर को अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 182 लाख करोड़ रुपए के अराउंड बनेगा। तो अगले 5 सालों में एनुअली हमें 36.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा एनुअल इंफ्रा का बजट होता है वो 11 लाख करोड़ के अराउंड होता है और इसमें से भी हम पूरा अमाउंट खर्च नहीं कर पाते। यानी जो हमारा बजट है इंफ्रा का, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा का अमाउंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो क्या सरकार कर पाएगी? इसके लिए हमें फंडिंग के सोर्स को समझना होगा। अगर फंडिंग की बात हो तो सबसे पहला और प्राइमरी सोर्स निकल के आता है सरकार के द्वारा। सरकार टैक्स और वेरियस सोर्स से पैसे इकट्ठा करती है और इन्हीं पैसों से साल का बजट बनाती है कि ये पैसे कहाँ पे कितना और कैसे खर्च किए जाएंगे। 2025-26 का जो एनुअल बजट था उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए के अराउंड अलोकेट किया है। 2024 का जो इंफ्रा फंड था उसमें से 2,78,000 करोड़ रुपए रोड एंड हाईवेज को बिल्ड करने के लिए अलोकेट किए गए थे। दूसरा सोर्स है पीपीपी मॉडल, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोला जाता है। इसके अंडर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को फंड करती हैं। पीपीपी मॉडल को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। जैसे भारतमाला परियोजना के अंडर 83,677 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 6,90,000 करोड़ रुपए के अराउंड पैसे खर्च किए जाएंगे। इसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा रोल रहने वाला है। पीपीपी के अंडर गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देती है। इसका मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट कमर्शियल तौर पे वायबल नहीं है तो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को 40% का कैपिटल ग्रांट देगी। तो यहाँ प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से सेफ है और उनका इन्वेस्टमेंट भी। इसीलिए आज के टाइम कई सारी प्राइवेट कंपनियां बिना किसी डर के इन्वेस्ट कर रही हैं। तीसरा सोर्स है मोनेटाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने हाईवेज को मोनेटाइज करके पैसे इकट्ठा करती है। 2024 में नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने 16,000 करोड़ रुपए रेज किए 889 किलोमीटर के हाईवेज को मोनेटाइज करके। अब ये मोनेटाइजेशन काम कैसे करता है उसको भी जान लेते हैं। इस स्कीम के अंडर NHAI एक हाईवे को एक सर्टेन टाइम के लिए लीज पे देती है प्राइवेट कंपनियों को। ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 25 साल, 30 साल, डिपेंड करता है डील कितने में हुई है। इससे NHAI को एक बड़ी रकम मिल जाती है एक साथ, और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके पास हाईवे का कंट्रोल आ जाता है कुछ समय के लिए। इस समय जो भी पैसा इकट्ठा होगा टोल से, वो पैसा प्राइवेट कंपनियां अपने पास रखेंगी। तो इस तरह से NHAI और प्राइवेट कंपनियां दोनों का ही फायदा होगा। इसके अलावा जो हाईवेज लीज पे सरकार नहीं देती, उनसे जो टोल इकट्ठा होता है वो सरकार खुद अपने पास रखती है। इसके बाद चौथा सोर्स है इंटरनेशनल फंडिंग या फिर लोन। भारत सरकार वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर जापान की जाइका जैसी फाइनेंशियल एजेंसीज के पास जाती है लोन लेने के लिए। जैसे ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 10,500 करोड़ रुपए बजट अलोकेट किया गया था। इसमें इंटरनेशनल फंडिंग का एक बड़ा शेयर है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट फंडिंग लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट बजट के द्वारा और कुछ हद तक प्राइवेट कंपनियों के द्वारा।
क्या यह फंडिंग का मॉडल हमेशा से ही ऐसा ही था? I mean, क्या जो भारत की पिछली सरकारें थी वो भी ऐसा ही फंड रेज करती थी? चलिए इसको भी समझते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक सेक्टर से लिमिटेड रिसोर्स फंड होते थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2015 रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2007 के 10th 5 ईयर प्लान में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सिर्फ $240 बिलियन का था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का शेयर सिर्फ 22% था। इस टाइम बॉन्ड मार्केट भी काफी ज्यादा अंडर डेवलप था। कॉर्पोरेट डेट सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी थी, जबकि मलेशिया और चाइना जैसे कंट्रीज में ये काफी ज्यादा था। साथ ही हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी स्लो थी। हालांकि इसमें आज भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है। जो कोर इशूज था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको जानना है भारतमाला प्रोजेक्ट का क्या हुआ तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इस सरकार ने काफी ज्यादा रिफॉर्म किए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फंड की, जिसको दूर किया गया काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करके। लेकिन फिर भी हम इतना अग्रेसिव तरीके से फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, जैसा चाइना ने किया था, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो क्या हमें चाइना की तरह फंड रेज करने चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें चाइना के मॉडल को समझना होगा। चाइना में मोस्टली फंडिंग गवर्नमेंट ड्रिवन है। फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन 2014 रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के एक्सप्रेसवे सिस्टम के लिए 40.7% फंडिंग डोमेस्टिक लोन से आया, 32.8% फंडिंग सेल्फ फाइनेंस बॉन्डिंग से और सिर्फ 1.5% नेशनल गवर्नमेंट बजट से आया। 2003 से 2016 के दौरान चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज ए शेयर ऑफ जीडीपी दुनिया के एवरेज से काफी ज्यादा था। चाइना में लोकल गवर्नमेंट ने भी बड़े स्केल पे बोरोविंग की। साइंस डायरेक्ट 2023 रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का टोल रोड डेट $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो टोल रेवेन्यू से 1.5 टाइम ज्यादा है। इससे लोकल इकोनॉमी तो बूस्ट हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई। इसकी वजह से चाइना में आज कई सारी घोस्ट सिटी बन चुकी हैं, जहां पे कोई नहीं रहता। अब सवाल आता है कि क्या भारत भी चाइना की तरह फंड रेज कर सकता है, या फिर इससे बेहतर सवाल ये होगा कि क्या भारत को भी चाइना की तरह फंड रेज करना चाहिए? एक तरफ अगर आप चाइना को देखें तो ये जरूर बहुत से लोग कहेंगे कि अगर चाइना का मॉडल अपनाने से हम चाइना की तरह होंगे तो इसमें खराबी क्या है? वह सिंपल सी बात है, हम चाइना नहीं है। भारत का मेन फोकस रहता है गवर्नमेंट ड्रिवन फंडिंग पे या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे, जैसे पीपीपी मॉडल, जबकि चाइना ने डोमेस्टिक लोन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। दोनों ही कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा क्रूशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज है, जबकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, जिसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट को डिले का सामना करना पड़ता है। चाइना ने लोन तो लिए, इससे फायदा ये हुआ कि इनके पास फंड की कमी नहीं हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बिल्ड होता गया। लेकिन इससे चाइना के ऊपर डेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम। जिस तरह चाइना ने अपने लोकल बैंक से बोरोविंग की, उस तरह से भारत नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की मूव होगा और इंडियन गवर्नमेंट शायद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑलरेडी बिना कुछ ज्यादा रिस्क लिए हमारा लोन काफी ज्यादा हो चुका है और उसका रिजल्ट शायद उस तरह से नहीं निकला जैसी हमें उम्मीद थी। इसीलिए इस ऑप्शन को भी भारतीय सरकार अवॉइड कर रही है। इसके अलावा चाइना का बॉन्ड मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह का मार्केट हमारे पास नहीं है, यह भी एक बड़ा रीजन है। तो क्या भारत को अपने लोकल बैंक से बोरोविंग करनी चाहिए या नहीं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि चाइना ने रिस्क तो लिया है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हमारे सामने है। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए या फिर पीपीपी मॉडल और गवर्नमेंट बजट पे ही निर्भर रहना चाहिए? कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना। और इसके अलावा एक और इशू है जिसके ऊपर फोकस करना होगा। मान लो फंड रेज भी होता है तो इसको सही से यूटिलाइज भी करना होगा, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू तो करती है, लेकिन अपने टाइम पे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाती। इसकी वजह से कॉस्ट ओवररन होता रहता है। आज के टाइम भारत में जितने भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं, उनका कॉस्ट ओवररन 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। तो ये जो एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है हमारे ऊपर, उसको कम करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रिफॉर्म करने होंगे, वो चाहे लैंड रिफॉर्म हो या फिर अप्रूवल प्रोसेस को तेज करने का रिफॉर्म हो। अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है तभी जाके हम चाइना की तरह इंफ्रा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की सोच पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।